हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु कुलियाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, उत्तराखंड की जब हमने बात पिछली वीडियोस में करी थी तो हमने जाना था उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में, उसके राजकीय चिन्हों के बारे में और बात की थी उत्तराखंड के झीलों के बारे में। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास। क्या शुरू करने जा रहे हैं? उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है दोस्तों, जब उत्तराखंड के इतिहास की बात आती है तो उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ने के लिए हमें उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। जो पहला पार्ट होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। दोस्तों, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी हिस्ट्री का पार्ट 1, जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, वो शुरू करने जा रहे हैं ऐतिहासिक काल से। ऐतिहासिक काल से हम हिस्ट्री का प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, इसके बारे में हम बाद में वीडियो अलग से बनाएंगे। दोस्तों, ऐतिहासिक काल में जो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन काल के बारे में, एंशियंट पीरियड के बारे में। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, प्राचीन उत्तराखंड मूलतः एक दुर्गम क्षेत्र था। इसका अधिकांश भाग बीहड़, वीरान, जंगलों से भरा व लगभग निर्जन था। इसीलिए यहाँ किसी स्थायी राज्य के स्थापित या विकसित होने की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। थोड़े बहुत सिक्कों, अभिलेखों और तामपत्रों के आधार पर इसके प्राचीन इतिहास के सूत्रों को जोड़ा गया। आइए बात करते हैं कुड़िंत शासक, जो प्राचीन काल के पहले शासक भी माने जाते हैं। विभिन्न स्रोतों से यह ज्ञात होता है कि कुड़िंत जाति उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 3री-4री ईस्वी तक इनका शासन रहा था। देहरादून के पास यमुना और टॉन्स नदियों के संगम पर स्थित कालसी नामक स्थान से प्राप्त अशोककालीन अभिलेख में इस क्षेत्र के निवासियों के लिए पुलिंद और इस क्षेत्र के लिए अपरांत का प्रयोग किया गया है। इस अभिलेख से ऐसा लगता है प्रारंभ में कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघभूत था। इसकी रजत एवं ताम्र मुद्राएं पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तथा दक्षिण में सुनेत तथा बेहद तक प्राप्त हुई हैं। इन मुद्राओं के अग्रभाग पर देवी तथा मृग का अंकन तथा प्राकृत में राज्ञ कुड़िंदस अमोघभूतिस महर्जस अंकित है। कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन तथा सूर्य मूर्तियों एवं मंदिरों की उपस्थिति शंकु के अधिकार की पुष्टि करते हैं। अल्मोड़ा कौसी के पास कटारमल सूर्य मंदिर विशेष रूप से इसमें प्रसिद्ध माना जाता है। अल्मोड़ा से प्राप्त कुड़िंद मुद्राओं पर आसेक, गोमित, हरदत्त, शिवदत्त आदि राजाओं के नाम अंकित हैं। शंकु के बाद प्रथम शती के उत्तरार्ध में राज के तराई वाले भाग पर कुषाणों ने अधिकार कर लिया। वीरभद्र, जिसे अब ऋषिकेश के नाम से जाना जाता है, मोरध्वज कोटद्वार के पास और गोविसाण, जिसे अब काशीपुर के नाम से जाना जाता है, से पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष मिले थे। कुषाणों के पतन के समय यहाँ कुछ नए राजवंश तथा गोविसाण, जिसे अब काशीपुर नाम से जाना जाता है, कालसी व लाखामंडल स्थापित हुए। साथ ही कुड़िंद भी कुछ क्षेत्र में शासन करते रहे। बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण सीलवर्मन नामक राजा ने कराया था। सीलवर्मन को कुछ विद्वान कुड़िंद तो कुछ योधे मानते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार आगे चलकर कुड़िंद लोग ने कर्तपुर राज्य की स्थापना की थी, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग सम्मिलित था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कर्तपुर राज्य की। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशक्ति के कर्तपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीन राज्य बताया गया है।
5वीं सदी के उपरांत में नागू ने कर्तपुर के कुणिंद राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया। 6वीं सदी के उपरांत में कन्नौज के मोखी राजवंश ने नागू की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया। मौखरी वंश के अंतिम शासक ग्रहवर्मा की हत्या हो जाने के बाद मौखरी राज्य उसके बहनोई थानेश्वर नरेश हर्षवर्धन के अधीन हो गया। हर्षवर्धन द्वारा एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह का उल्लेख मिलता है। बाणभट्ट के हर्षचरित में हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन मिलता है। ठीक है। हर्षकालीन चीनी यात्री ह्वेनसांग हिमालय के पोली ही मोपुलो, जिसे ब्रह्मपुर नाम से जाना जाता है, राज्य में आ गया था, जो कि बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था और हर्ष के अधीन था। उसने यहाँ पर 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया था। हरिद्वार के बारे में ह्वेनसांग ने लिखता है कि भागीरथी नदी के किनारे हरिद्वार नामक नगर है, जो लगभग 20 ली, जो चीनी माप कही जाती है ली, 20 ली के घेरे में है। अंग्रेज इतिहासकार कनिंघम आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर मानते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में छोटे छोटे कई राज्य स्थापित हो गए। सैन्य शक्ति के अभाव में इन दुर्बल राजाओं ने सुरक्षा के लिए छोटे छोटे कोटों या गढ़ों का निर्माण कर लिया था। इन छोटे छोटे राज्यों में ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविंदशान राज्य मुख्य थे, जिनमें सबसे बड़ा ब्रह्मपुर राज्य था। 6वीं शताब्दी के ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था। इस वंश के प्रमुख शासकों में विष्णुवर्मन प्रथम, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, ध्रुतिवर्मन तथा विष्णुवर्मन द्वितीय का नाम आता है। इस विघटन काल में उत्तराखंड पर कई बाह्य आक्रमण भी हुए। चौहान नरेश विग्रहराज ने आक्रमण पर दक्षिणी उत्तराखंड पर तथा तोमर राजाओं ने पूर्वी उत्तराखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद दोस्तों आता है बात कार्तिकपुर राजवंश की। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में उत्पन्न अराजकता की स्थिति की समाप्ति 700 ईस्वी में कार्तिकपुर राजवंश की स्थापना के साथ हुई। शुरू से लगभग 300 वर्षों तक इस राजवंश की राजधानी जोशीमठ, जिसे अब चमोली में है जो जोशीमठ, के कार्तिकपुर नामक स्थान पर थी। बाद में इसकी राजधानी अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी के बैजनाथ नामक स्थान पर बनाई गई। इस कारण से कत्यूरी वंश के नाम से भी इसे जाना लगा। सन 700 ईस्वी से लगभग 1030 ईस्वी तक इस राजवंश के 3 से अधिक परिवारों ने शासन किया। इस राजवंश का इतिहास इनके बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर एवं बैजनाथ आदि स्थलों से कुटिला लिपि में प्राप्त ताम्रलिखों के आधार पर किया जाता है। अतः प्रमाणिक साक्ष्यों के अनुसार इस राजवंश को उत्तराखंड कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। अंग्रेज इतिहासकार एटकिंसन के अनुसार कार्तिकपुर राज्य की सीमा उत्तर में तिब्बत कैलाश, पश्चिम में सतलज, पूर्व में गंडकी तथा दक्षिण में कठेर, जिसे रुहेलखंड नाम से जाना जाता है, तक विस्तृत थी। बागेश्वर लेख के अनुसार इस राजवंश के प्रथम परिवार वंश का प्रथम राजा बसंत देव था। वह परम भट्टारक महाराधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करता था। उसने बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दे दिया था। बागेश्वर लेख में राजा बसंत देव के बाद के शासक का नाम स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनके बाद खरपर देव के नाम से अगला शासक वहाँ पे स्थित था, ऐसा उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, कश्मीरी इतिहासकार कल्हड़ की राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है। संभवतः इसी समय खरपर देव कार्तिकपुर पर कब्जा कर नए वंश की स्थापना की थी। राजा खरपर देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था। इसके पश्चात उसका पुत्र कल्याण राज शासक बना, जिसकी पत्नी का नाम महारानी रद्दा देवी था। खरपर देव वंश का अंतिम शासक उसका पोता त्रिभुवन राज था। इसने भी परम वधारक महाराजराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। त्रिभुवन राज द्वारा किसी किरात पुत्र के साथ संधि करने और
बागेश्वर देवता के मंदिर की भूमिदान की चर्चा बागेश्वर लेख में की गई है। नालंदा अभिलेख में बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने की चर्चा की गई है। संभवतः इसी आक्रमण के बाद कार्तिकपुर राज्य में खरपर देव वंश के स्थान पर निम्बर वंश की स्थापना हुई। निम्बर ने पालू से संधि की थी। निम्बर शैव मतावलंबी था। उसने जागेश्वर में विमानों का निर्माण कराया था। निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टगण देव शासक बना। कार्तिकपुर राजवंश का यह पहला ऐसा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। यह भी अपने पिता की भांति शैव था। जागेश्वर में इसे नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश तथा नटराज के मंदिर का निर्माण कराया था। आपने देखा होगा दोस्तों, जागेश्वर में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण अभी भी आपको दिखता है। वहाँ पर बहुत सारे मंदिर बने गए हैं। तो ये हमारे इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि ये बड़े बड़े राजवंशों ने पहले इन्हीं के निर्माण कर चुके थे। इष्टगण के बाद उसका पुत्र ललितसुर देव शासक बना था। पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में इसे कालिकलंग पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए बराह अवतार के समान बताया गया है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललितसुर देव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है। इसने बौद्ध धर्म का विरोध किया तथा वैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग किया। ठीक है। बालेश्वर एवं पांडुकेश्वर से प्राप्त ताम्रलेखों के अनुसार सरोड़ादित्य के पुत्र इच्छरदेव ने सोलरादित्य वंश की स्थापना की थी। इच्छरदेव के बाद इस वंश के क्रमशः देशदेव, पद्मदेव, सुमिक्षराज देव आदि शासक हुए। आगे चलकर कत्यूर घाटी में आसमदेव के द्वारा आसमतिदेव वंश की स्थापना की गई। इस वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था, जो एक अत्याचारी एवं कामुक शासक था। प्रजा उसके अत्याचारों से त्रस्त थी। जागरों में इसे विरमदेव या वीरदेव कहा गया है। इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकपुर के राजा मूलतः अयोध्या के थे। राजा शालिवाहन कार्तिकपुर राज्यों के आदि पुरुष माने जाते हैं। इन राज्यों के इष्ट देवता कार्तिक थे। कुमाऊं की जनता भी कार्तिकेय को अपना लोक देवता मानती थी। कार्तिकेय वंशी राजाओं के लोकहितकारी कार्यों के कारण कुमाऊं क्षेत्र में आज भी यह प्रचलित है कि कार्तिकपुर वंश के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया है और रात्रि हो गई है। इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे कार्तिकपुर राजाओं को सूर्यवंशी कहते हैं। ये शासक गिरिराज चक चूड़ामणि के उच्च पद से विभूषित थे, अतः चक्रवर्ती सम्राट थे। इन शासकों की राजभाषा संस्कृत तथा लोक भाषा पाली थी। इनका राज्य धर्मराज्य था। इन राजाओं ने लोकोपयोगी बहुत से कार्य किए थे। उनका राज्य प्रबंध उच्च कोटि का था तथा पुलों एवं सड़कों की उत्तम व्यवस्था थी। कार्तिकपुर राजवंश के शासनकाल में ही उत्तराखंड से आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ और उन्होंने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने तथा हिंदू धर्म की पुनः स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी क्रम में बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मंदिरों का पुनरुद्धार कराया गया और ज्योतिर्मठ की स्थापना की गई। सन 820 ईस्वी में केदारनाथ में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। तो दोस्तों, ये थी बात प्राचीन काल की। तो कल हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे मध्यकाल की। दोस्तों, आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारी क्लास का शेड्यूल क्या है, 3 दिन उत्तराखंड स्पेशल और 3 दिन पॉलिटी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। धन्यवाद।